आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं सर्विंग, नया सब्जेक्ट है हमारा। उसके अंदर जो हमारा सबसे पहला टॉपिक होगा, पहला चैप्टर वो होगा कर्व्स। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि कर्व्स होते क्या हैं। तो रेलवे लाइंस बनाने में, हाईवे कंस्ट्रक्शन में इस टाइप के कर्व्स को यूज़ किया जाता है, क्योंकि मान लीजिए कि कभी कोई रोड, कोई ऑब्स्टेकल कुछ इस टाइप से है, टॉप से देख रहे हैं हम, तो जो कुछ रोड हमको प्लान करनी होगी तो वो हम एग्जैक्ट इस टाइप से रोड को जो है वो 90 डिग्री टर्न नहीं दे पाएंगे। ठीक है, तो उस वजह से हम क्या करते हैं कि यहाँ पर जो है वो इस टाइप से एक कर्व दे देते हैं रोड को, तो उससे जो होता है वो ट्रांजिशन जो होता है वो आसानी से हो जाता है। तो ये जो कर्व्स होते हैं वो मेनली 3 टाइप के कर्व्स होते हैं, सिंपल कर्व, कंपाउंड कर्व और रिवर्स कर्व। सिंपल कर्व क्या होता है? सिंपल सा है कि अगर हम किसी एक पॉइंट को सेंटर मानकर और एक इस टाइप से चाप काटें तो ये हमारा हो जाएगा सिंपल कर्व। हमने यहाँ से जो है वो इस टाइप से ऐसे एक चाप काट लिया और इसकी रेडियस होती है कुछ न कुछ सेंटर से, तो ये हो जाएगी इसकी रेडियस। ठीक है, और एक और बात, कोई भी कर्व जो होता है, चाहे सिंपल हो, कंपाउंड हो या रिवर्स कर्व हो, वो हमेशा किसी न किसी 2 पॉइंट पर किसी लाइन के टेंजेंट होगा, मतलब कि स्पर्श करता हुआ जाएगा। मतलब यहाँ पर हम देखें तो इस पॉइंट, वैसे तो हम कर्व के किसी भी पॉइंट पर स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बात करें तो यहाँ से मेन अगर एक लाइन खींचूँ तो वो कुछ इस टाइप से टेंजेंट करता हुआ इसको जा रहा है, और उसी तरीके से यहाँ से अगर मैं एक टेंजेंट खींचूँ तो वो इसको यहाँ से टच करता हुआ इस टाइप से जाएगा। ठीक है, तो कर्व का जो स्टार्टिंग पॉइंट है और एंड पॉइंट है उस पर हमने एक टेंजेंट खींच दी, और ये जो पॉइंट कहलाता है वो कहलाता है इंटरसेक्शन पॉइंट, जहाँ पर कि दोनों स्पर्श रेखाएं आकर कटती है। ये होता है सिंपल कर्व, जिसमें कि एक ही चाप कटता है, एक ही कर्व बनता है, सर्कुलर कर्व। और फिर होता है कंपाउंड कर्व। कंपाउंड कर्व क्या होते हैं? जिसमें 2 अलग अलग रेडियस के कर्व्स बनते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ से हमने एक जो कर्व काटा वो कुछ इस टाइप से काटा, उसकी जो रेडियस थी वो ये थी, ये पूरी इसकी जो है वो रेडियस हो गई r। ठीक है, तो यहाँ से हमने इसको काटा है। अब हम क्या करेंगे कि अगर रेडियस को चेंज कर दें, मान लो कि हमने अब सेंटर जो है वो इसको यहाँ बना दिया और यहाँ से हमने एक आर्क आगे कुछ इस टाइप से ड्रॉ कर दिया, तो मतलब कि दोनों आर्क जो हैं उनकी रेडियस अलग अलग हो गई, ये हो गई r1 और ये r2। ठीक है, तो ये जो कर्व कहलाएंगे वो कहलाएंगे कंपाउंड कर्व। फिर इसके बाद आता है रिवर्स कर्व। तो रिवर्स कर्व क्या होते हैं? जिनका कि डायरेक्शन आगे जाके चेंज हो जाता है। जैसे कि कोई एक कर्व जा रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है, तो इसका जो सेंटर पॉइंट बना वो यहाँ पर बना। ठीक है, और अब अगर इसी कर्व को हम दूसरे डायरेक्शन में बेंड कर दें ऐसे, तो इसका जो सेंटर पॉइंट होगा वो अब इधर आ जाएगा। तो ये जो कर्व बना पहले ऐसे था और फिर उसका जो है वो डायरेक्शन चेंज हो गया, तो वो कहलाता है हमारा रिवर्स कर्व। और एक और बात, जो रिवर्स कर्व होते हैं उनमें जो इनका जो कनेक्शन जंक्शन पॉइंट होता है, जहाँ पर दोनों कर्व आकर मिलते हैं, उस पॉइंट पर हम एक कॉमन टेंजेंट खींच सकते हैं कुछ इस टाइप से। ठीक है, तो ये जो स्पर्श रेखा है वो इस कर्व के भी टेंजेंट है और इस कर्व के भी टेंजेंट है, तो इसमें एक कॉमन टेंजेंट भी होती है। और ये जो जितने भी कर्व्स होते हैं, ये हमने जो 3 टाइप के कर्व पढ़े, वो सारे ही कर्व किसी भी शेप के हो सकते हैं। मेनली जो ये या तो सर्कुलर होंगे या पैराबोलिक हो सकते हैं या फिर स्पाइरल भी हो सकते हैं। ठीक है, ये जो है वो मेन कर्व्स के टाइप है, और उसके अंदर सिंपल कर्व, कंपाउंड कर्व और रिवर्स कर्व आते हैं। अब हमारे पास एक सिंपल कर्व की कुछ नोटेशंस और डेफिनेशंस आती है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने क्या है कि एक कर्व बनाया हुआ है, यहाँ से लेके यहाँ तक एक सिंपल कर्व बना है, और उस कर्व की जो टेंजेंट्स है वो यहाँ से एक टेंजेंट इधर है और एक टेंजेंट इधर खींची गई है। मतलब कि इधर से कोई एक रोड आ रही थी, ठीक है, वो स्ट्रेट रोड थी बिल्कुल, और फिर यहाँ से हमने एक कर्व देना शुरू किया और वो कर्व जो है वो कुछ इस टाइप से जाके यहाँ ख़त्म हुआ, और उसके बाद से वापस से स्ट्रेट रोड हमारी चालू हो गई। और ये जो कर्व था उसकी रेडियस थी r, जिसको कि हमने इस सेंटर पॉइंट से पकड़ के इस टाइप से बनाया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो नाम आते हैं, सबसे पहला नाम आता है बैक टेंजेंट। क्या होती है? टेंजेंट
प्रीवियस टू द कर्व, मतलब कि कर्व से पहले वाली जो टेंजेंट का पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, वो कहलाती है बैक टेंजेंट। फॉरवर्ड टेंजेंट क्या होती है? टेंजेंट फॉलोइंग द कर्व, मतलब कि कर्व के बाद वाली जो टेंजेंट का हिस्सा है वो हिस्सा कहलाता है फॉरवर्ड टेंजेंट। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पी से डिनोट करते हैं, मतलब कि जहाँ पर दोनों टेंजेंट्स आके इंटरसेक्ट करती है आपस में, उसको लिखते हैं पी। पॉइंट ऑफ कर्व पीसी, बिगिनिंग ऑफ कर्व, ठीक है, मतलब कि कर्व कहाँ से शुरू हो रहा है, ये, तो इसको बोलते हैं हम पीसी, पॉइंट ऑफ कर्व। वेयर अलाइनमेंट चेंजेस फ्रॉम स्ट्रेट लाइन टू कर्व, मतलब कि पहले अलाइनमेंट स्ट्रेट लाइन में था, उसके बाद वो चेंज हो गया किस में? कर्व की फॉर्म में। पॉइंट ऑफ टेंजेंसी पीटी, एंड ऑफ कर्व, मतलब कि जिस पॉइंट पर कर्व एंड हो जाता है वो कहलाता है एंड ऑफ कर्व, यानी कि पीटी। और अलाइनमेंट चेंजेस फ्रॉम कर्व टू स्ट्रेट लाइन, वहाँ से कर्व जो है वो स्ट्रेट लाइन में बदल जाता है। इंटरसेक्शन एंगल डेल्टा से डिनोट करते हैं। एक्सटर्नल डिफ्लेक्शन एंगल भी बोलते हैं इसको। ये क्या होता है कि अगर हम किसी एक टेंजेंट को आगे बढ़ाएं तो ये टेंजेंट और इस टेंजेंट के बीच का जो ये एंगल होगा ये कहलाएगा हमारा इंटरसेक्शन एंगल। और डिफ्लेक्शन एंगल टू एनी पॉइंट, मतलब कि किसी भी पॉइंट पर, कर्व पर किसी भी पॉइंट पर अगर डिफ्लेक्शन एंगल हमको निकालना है, मतलब कि कर्व कितना डिग्री बेंड हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो एंगल एट पीसी, ठीक है, पीसी पर वह एंगल बिटवीन बैक टेंजेंट एंड कोड फ्रॉम पीसी टू पॉइंट ऑन कर्व। सिंपल सी बात है कि मान लीजिए मेरे को इस पॉइंट पर एक इसका निकालना है डिफ्लेक्शन एंगल टू एनी पॉइंट, मतलब इस पॉइंट पर मेरे को एक डिफ्लेक्शन एंगल निकालना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एक कोड बनाऊँगा। अब कोड क्या होती है, तो अगर कोई हम आर्क बनाते हैं, ठीक है, और उसके अंदर ये मान लीजिए इसका सेंटर है, तो ये जो लाइंस होती है कोई भी जो कि सेंटर से नहीं गुजरती है लेकिन सर्कल के अंदर अंदर ही चलती है, वो कहलाती है कोड, यानी कि उनको हिंदी में जीवा बोलते हैं। तो इसकी कोड बनाएंगे, मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिलाते हुए ये इसकी कोड बन गई, ठीक है। तो इस कोड और बैक टेंजेंट के बीच में जो एंगल बनेगा, ये वाली कोड और बैक टेंजेंट कौन सी, ये, तो ये जो एंगल बनेगा वो होगा हमारा डिफ्लेक्शन एंगल टू एनी पॉइंट। ये एंगल इधर से भी नाप सकते हैं, उधर से भी नाप सकते हैं, ये ज़्यादा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब हम बात करते हैं टेंजेंट डिस्टेंस की। टी से डिनोट करते हैं। ये क्या होता है, लेंथ फ्रॉम पीसी टू पीआई। पीसी कहाँ है, ये रहा, पीसी से पीआई तक की ये वाली लेंथ जो होती है वो, एंड पीआई टू पीटी, यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब कि ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ जो होगी वो कहलाएगी हमारी टेंजेंट डिस्टेंस। फिर आता है एक्सटर्नल डिस्टेंस, ई से डिनोट करते हैं। लेंथ फ्रॉम मिड पॉइंट ऑन कर्व टू पीआई, पर कर्व का मिड पॉइंट कौन सा, ये वाला है, यहाँ से पीआई तक की जो दूरी होगी, मतलब कि ये वाली डिस्टेंस जो कहलाती है वो कहलाती है एक्सटर्नल डिस्टेंस। और इसी कर्व की अगर हम कोड बनाना चाहें जीवा, तो इस कर्व की कोड कौन सी होगी, ये वाली जो लाइन होगी ये होगी इस कर्व की कोड। अब इसके बाद कुछ और भी डेफिनेशंस आती है। अगली आती है लेंथ ऑफ कर्व। लेंथ फ्रॉम पीसी टू पीटी, पीसी से लेके पीटी तक ये जो पूरी लेंथ है इसकी वो कहलाएगी लेंथ ऑफ कर्व। लॉन्ग कोड क्या होती है, कोड फ्रॉम पीसी टू पीटी, पीसी से लेके पीटी तक ये जो कोड बनाई है हमने ये कहलाती है लॉन्ग कोड। मिड ऑर्डिनेट क्या होता है, ऑर्डिनेट फ्रॉम मिड पॉइंट ऑन द लॉन्ग कोड, मतलब कि लॉन्ग कोड का मिड पॉइंट ये वाला, टू मिड पॉइंट ऑफ कर्व, कर्व का मिड पॉइंट ये रहा, तो ये जो डिस्टेंस होगी या फिर ये इनका जो ऑर्डिनेट होगा वो कहलाएगा मिड ऑर्डिनेट। नॉर्मल कोड क्या होता है, कोड बिटवीन टू सक्सेसिव स्टेशन ऑन कर्व, मतलब कि कर्व के ऊपर कोई भी दो स्टेशन मान लो, मान लीजिए एक ये स्टेशन और एक ये स्टेशन, तो दोनों के बीच में जो कोड बनेगी वो कहलाएगी नॉर्मल कोड। सब कोड क्या होती है, एनी कोड शॉर्टर देन नॉर्मल कोड, मतलब कि नॉर्मल कोड से लंबाई में अगर कोई छोटी कोड है तो वो सब कोड कहलाएगी। फिर आता है राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड कर्व, मतलब कि अगर कर्व सीधा हम जा रहे हैं और वो कर्व राइट हैंड साइड में टर्न कर रहा है, उसका डिफ्लेक्शन जो है वो राइट हैंड साइड में है तो वो राइट हैंड कर्व कहलाएगा। अगर वो लेफ्ट हैंड साइड में टर्न कर रहा है तो वो लेफ्ट हैंड कर्व कहलाएगा। इसके बाद हमारा अगला पॉइंट आता है डेजिग्नेशन ऑफ कर्व। तो डेजिग्नेशन ऑफ कर्व का क्या मतलब होता है कि इसमें हम किसी भी कर्व की शार्पनेस या फिर उसका डिग्री ऑफ कर्वेचर को शो करते हैं, मतलब कि वो कर्व जो है वो कितना ज़्यादा स्टीप है, कितना ज़्यादा शार्प है, ठीक है। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास यहाँ दो नाम आते हैं। सबसे पहले आता है आर्क डेफिनेशन के अकॉर्डिंग।
ठीक है। आर्क डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कर्व की शार्पनेस को एक्सप्लेन किया गया है। इसके अंदर क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है कि आप एक 100 फीट लंबा आर्क बनाइए, ठीक है, या फिर किसी भी बड़े आर्क में से 100 फीट लेंथ को निकाल लीजिए और उस 100 फीट लेंथ द्वारा उसके सेंटर पर जो एंगल बनाया जाएगा वो हमारा हो जाएगा डिग्री ऑफ कर्वेचर। तो इसकी डेफिनेशन क्या बोलेंगे कि द एंगल सबटेंडेड बाय 100 फीट लॉन्ग कर्व ऑन इट्स सेंटर, ठीक है, इज कॉल्ड इट्स डिग्री ऑफ कर्वेचर। फिर दूसरी हमारे पास डेफिनेशन आती है कोड डेफिनेशन, ठीक है। तो यहाँ पर आर्क आ रहा था तो हमने 100 फीट लेंथ का आर्क माना, 100 फीट फिक्स है, स्टैंडर्ड है। फिर इसके बाद यहाँ कोड आ रहा है तो हम अब इसमें 100 फीट लंबी कोड मानेंगे। तो ऐसा कर्व जिसकी कोड जो है वो 100 फीट लॉन्ग है, ठीक है, इस कर्व द्वारा इसके सेंटर पर जो एंगल बनाया जाएगा वो कहलाएगा उसका डिग्री ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो द एंगल सबटेंडेड बाय 100 फीट लॉन्ग कोड इज कॉल्ड डिग्री ऑफ कर्वेचर अकॉर्डिंग टू कोड डेफिनेशन। अब इसके बाद इसी कोड डेफिनेशन के हिसाब से या फिर आर्क डेफिनेशन के हिसाब से इन्होंने एक रिलेशनशिप शो की है रेडियस और डिग्री ऑफ कर्वेचर के बीच में। तो वो रिलेशनशिप होती है, रेडियस जो होती है, रेडियस इज इक्वल्स टू होता है 5730 डिवाइडेड बाय डी। ये होता है रिलेशनशिप रेडियस और डिग्री ऑफ कर्वेचर के बीच में। रेडियस होती है ये वाली डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक और d होता है इसका डिग्री ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ पर आर्क डेफिनेशन और कोड डेफिनेशन के बीच के हिसाब से जो रेडियस और डिग्री के बीच में रिलेशनशिप आई है, तो उसके हिसाब से हमने कुछ स्टैंडर्ड कर्व की लेंथ के लिए कुछ वैल्यूज़ निकाली है। जैसे कि अगर 100 फीट का तो उसके लिए जो रेडियस की वैल्यू होगी वो हो जाएगी 5730 डिवाइडेड बाई डी, वो हमने अभी निकाली। 10 मीटर के लिए हो जाएगा 573 अपॉन डी, 20 के लिए हो जाएगा 1146 अपॉन डी और 30 मीटर के लिए हो जाएगा 1719.44 डिवाइडेड बाई डी। और जो रेडियस की वैल्यू आएगी यहाँ पर सारी मीटर में आएगी और ये जो आएगी वो फिट में आएगी। अब हम बात करते हैं इसके बाद ये जो आर्क डेफिनेशन और कोड डेफिनेशन होती है, तो आर्क डेफिनेशन को जनरली यूज़ किया जाता है हाईवे कंस्ट्रक्शन में, ठीक है, हाईवे अलाइनमेंट में, और कोड डेफिनेशन को जो है वो रेलवे अलाइनमेंट में काम में लिया जाता है। अब इसके बाद हमारे पास आते हैं एलिमेंट्स ऑफ सिंपल कर्व, मतलब कि हमने जो डेफिनेशंस पढ़ी थी पहले उनमें से कुछ को मेजर करने के लिए यानी कि डिटरमाइन करने के लिए कुछ फॉर्मूले हमारे पास है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। सबसे पहले आता है लेंथ ऑफ कर्व अगर हमको निकालनी है तो उसका फॉर्मूला होता है L इक्वल टू पाई आर डेल्टा डिवाइडेड बाई 180। कौन सी टर्म को क्या बोलते हैं वो हमने सब कुछ पहले पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पर लेंथ ऑफ कर्व का ये फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। और उसी तरीके से अगर आर्क डेफिनेशन के हिसाब से पूछ ले तो उसके लिए लेंथ ऑफ कर्व का फॉर्मूला हो जाएगा 100 डेल्टा डिवाइडेड बाय डी और वो आएगा फिट में। आर्क डेफिनेशन और कोड डेफिनेशन के लिए दोनों का फॉर्मूला सेम है। फिर आता है टेंजेंट लेंथ। टेंजेंट लेंथ क्या होती है, टी इक्वल टू आर 10 डेल्टा डिवाइडेड बाई 2। डेल्टा होता है कौन सा एंगल, जो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि ये कोई आर जाता है उसकी टेंजेंट जाती है कुछ इस टाइप से, तो यहाँ पर ये जो एंगल बनता है वो कहलाता है डेल्टा। फिर लेंथ ऑफ लॉन्ग कोड L इक्वल टू 2r साइन डेल्टा बाई 2। एपेक्स डिस्टेंस और एक्सटर्नल डिस्टेंस उसको हम E से डिनोट करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है r सेक डेल्टा बाई 2 माइनस 1, ठीक है। इसी को एक दूसरे फॉर्म में भी हम लिखते हैं r x सेक डेल्टा बाय 2। जब भी सेक डेल्टा बाई 2 माइनस 1, मतलब कि ये ट्रिग्नोमेट्री का कुछ रूल है कि इसको आप इस x सेक डेल्टा बाई 2 भी लिख सकते हो। तो हमको जो है वो अगर एग्जाम में कोई न्यूमेरिकल आ जाए और क्वेश्चन में वैल्यूज पुट करनी पड़े तो हम ये वाला फॉर्मूला जो है वो अप्लाई करेंगे। और मिड ऑर्डिनेट का फॉर्मूला होता है m इक्वल टू r 1 माइनस कोस डेल्टा बाय 2, और इसको हम दूसरी लैंग्वेज में लिख सकते हैं r वर्ड साइन डेल्टा बाय 2, ठीक है। और हम ये वाला फॉर्मूला जो है वो अप्लाई करेंगे। अब इन फॉर्मूलों के बेस्ड पे आपके पास न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि जो साइन और टेन की वैल्यूज़ है, साइन कोस और टेन, उनकी अलग अलग एंगल के लिए वैल्यूज़ याद होनी चाहिए, क्योंकि अगर सिंपल क्वेश्चन आ गया तो भी अगर आपको वैल्यू याद नहीं है तो वो आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर हम साइन कोस और टेन की कुछ वैल्यूज़ को लिख देते हैं। तो साइन की वैल्यू हमको याद रखनी है, कोस और टेन की ऑटोमेटिक बन जाएगी। और साइन के लिए एंगल होते हैं जनरली 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री की वैल्यूज़ हमको याद रखनी है।
साइन की वैल्यू होती है, साइन 0 की वैल्यू होती है 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1। ये वैल्यूज़ आपको याद रखनी है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। अगर कोस की बात करें तो कोस की वैल्यू जो होती है वो साइन की रिवर्स हो जाती है, तो यहाँ पर इसको हम लिख देंगे 1, फिर √3/2, 1/√2, 1/2 और 0, ये रिवर्स हो गया। फिर tan की बात करनी है, अगर tan आपको चाहिए तो क्या होता है, tan का फॉर्मूला होता है साइन अपॉन कोस, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो यानी कि इसको डिवाइड करते जाओ, ठीक है। तो 0/1 अगर हम करते हैं तो वो आता है 0। फिर उसके बाद अगर साइन अपॉन कोस यानी कि 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2 करते हैं तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा 1/√3। इस टाइप से हम डिवाइड कर करके और साइन कोस टेन की सबकी वैल्यूज़ को निकाल सकते हैं। और एक और बात, फिर हमारे पास यहाँ पे काम आएगा, एक तो √3 की वैल्यू आएगी और एक √2 की वैल्यू आएगी। तो √2 की वैल्यू को याद रखना है, 1.414 होता है, और √3 की वैल्यू होती है 1.732। ये वैल्यूज़ भी याद रखनी है, क्योंकि एग्ज़ाम में कई बार हमको क्वेश्चन आते हुए इन वैल्यूज़ के कारण हम पूरा उसको सॉल्व नहीं कर पाते हैं और फिर एग्ज़ाम में आंसर एग्जैक्ट पॉइंट में नहीं आते हैं। इसके बाद अगला टॉपिक आता है हमारा सेटिंग आउट सिंपल कर्व। तो इसके अंदर क्या होता है कि अब हमको जो है वो ग्राउंड लेवल पर कर्व को सेट करना है, मतलब कि उसके निशान लगाने हैं, ठीक है। हमने ड्राइंग्स में तो कर्व को बना दिया, डिज़ाइन कर दिया, लेकिन उसको एक्चुअल ग्राउंड पे कैसे ट्रांसफ़र किया जाएगा, उसकी मेजरमेंट्स को, उसके मेथड है। तो इसके दो मेथड आते हैं, एक लीनियर मेथड और एंगुलर मेथड। तो सबसे पहले लीनियर मेथड की बात करते हैं। लीनियर मेथड को कब यूज़ किया जाएगा, क्यों यूज़ किया जाता है, उसके बारे में बात करते हैं। तो लीनियर मेथड के अंदर ओनली चेन और टेप को यूज़ किया जाता है, मेजरिंग टेप को, और जब हाई एक्यूरेसी नहीं चाहिए होती है हमको तब इस लीनियर मेथड को यूज़ किया जाता है। और कर्व अगर छोटे हैं, छोटे छोटे कर्व हैं, तो उनके लिए हम लीनियर मेथड को यूज़ कर सकते हैं। अब इस लीनियर मेथड के भी अंदर हमारे पास 4 मेथड आते हैं। सबसे पहला मेथड क्या होता है, नाम याद करने हैं, नाम ऐसे ही रहेंगे, हिंदी में नहीं है। बाय ऑर्डिनेट और ऑफसेट फ्रॉम लॉन्ग कोड। ऑफसेट का मतलब क्या होता है, अब यहाँ पे एक बात चीज़ ध्यान रख लो कि ऑफसेट का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए कोई भी एक हमारी सेंटर लाइन जा रही है किसी की भी, ठीक है, रोड की है मान लीजिए, और इससे हमको ऑफसेट लेने हैं, मतलब कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेनी होती है किसी फिक्स पॉइंट के लिए। मान लीजिए कि मेरे को इस पॉइंट से 1 मीटर का ऑफसेट लेना है राइट हैंड साइड की तरफ, मतलब कि यहाँ से 1 मीटर की दूरी पर मेरे को एक निशान लगाना है 90 डिग्री पर, ये कहलाता है ऑफसेट लेना। तो यहाँ पर हम इस पहले मेथड में क्या करेंगे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ऑफसेट फ्रॉम लॉन्ग कोड, मतलब कि जो हमारी लॉन्ग कोड होती है, ये हमारी लॉन्ग कोड होती है कर्व की, या ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये एंडिंग पॉइंट है। तो इस कोड से अगर हम ऑफसेट लेते जाएं कि एक पॉइंट यहाँ आ गया, फिर एक पॉइंट यहाँ आ गया, फिर एक पॉइंट यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ गया, फिर इन पॉइंट्स को अगर हम मिलाएंगे तो हमारा जो है वो एक कर्व बन जाएगा। तो इस मेथड में जो फॉर्मूला हमारे पास काम में आता है, तो मिड ऑर्डिनेट निकालने के लिए, मतलब कि एक फॉर्मूला आएगा हमारे पास मिड ऑर्डिनेट का। मिड ऑर्डिनेट मतलब सेंट्रल ये जो डिस्टेंस होती है वो हमारा मिड ऑर्डिनेट होता है, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला होगा इस डिस्टेंस को निकालने का, इसको हम लिखेंगे, ये जो होता है वो O0 लिखा जाता है इसको। तो O0 यानी कि मिड ऑर्डिनेट का फॉर्मूला आएगा हमारे पास R - √, ठीक है। और इसके अलावा अगर हमको बाकी वाले दूसरे ऑर्डिनेट अगर निकालने हो तो उसको हम लिख देते हैं OX, ठीक है। तो OX कितना होगा, OX का फॉर्मूला होता है √O0। ये पूरा फॉर्मूला होता है हमारा किसी दूसरे पॉइंट पर ऑर्डिनेट को निकालने के लिए। और इसमें जो x डिस्टेंस होती है, ये वाली जो x की वैल्यू है, यहाँ से कितनी दूरी पर हमको ऑर्डिनेट निकालना है, वो होता है हमारा x, ठीक है। ये होता है हमारा पहला मेथड। फिर इसके बाद बात करते हैं हम बाय सक्सेसिव बाइसेक्शन ऑफ आर्क। तो इस सेकेंड मेथड में क्या किया जाता है कि सक्सेसिव बाइसेक्शन किया जाता है, मतलब कि किसी भी बड़े आर्क को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाता है। ये हमारा एक आर्क है, इसको हम क्या करेंगे, कुछ छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देंगे और फिर उसके बाद उसकी छोटी छोटी कोड्स बना देंगे कुछ इस टाइप से, ठीक है। और फिर हम क्या करेंगे कि हर कोड के लिए मिड ऑर्डिनेट निकाल के और फिर आर्क का जो है वो सेटिंग आउट कर देंगे। तो मिड ऑर्डिनेट निकालने के लिए वही फॉर्मूला लगेगा जो इस वाले मेथड में लगाया था।
इसके बाद थर्ड मेथड आता है हमारे पास बाय ऑफसेट फ्रॉम द टेंजेंट। तो इस मेथड में क्या होता है कि अब हम जो ऑफसेट लेंगे वो टेंजेंट से लेंगे। पहले वाले मेथड में हमने ऑफसेट लिए थे कोड से। तो मान लीजिए ये हमारी एक यहाँ से हमने टेंजेंट खींच दी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि इस टेंजेंट से डिफरेंट पॉइंट्स पर ऑफसेट लेते जाएंगे कुछ इस टाइप से, और उससे जो है वो हमारा आर्क ड्रॉ हो जाएगा। तो इसमें ये डिस्टेंसेस निकालने का जो फॉर्मूला लगता है वो लगता है OX इक्वल टू, ये हम लिख देंगे इसको OX, ठीक है। तो OX का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ R स्क्वेयर प्लस X स्क्वेयर माइनस R, ठीक है। और ये फॉर्मूला तब लगेगा जब हम रेडियल ऑफसेट ले रहे हों। कौन से ऑफसेट ले रहे हैं? रेडियल ऑफसेट। अब रेडियल ऑफसेट का मतलब क्या है कि यहाँ पर इसकी जो रेडियस है वो इस डायरेक्शन में, मतलब कि यहाँ पे भी ये भी रेडियस होती है, ये भी रेडियस होती है, हर रेडियस होती है, सारी लेंथ। तो इस डायरेक्शन में अगर हम ले रहे हैं तो वो रेडियल कहलाएगा। अब इसी के साथ परपेंडिकुलर ऑफसेट भी ले सकते हैं हम, ठीक है। तो परपेंडिकुलर ऑफसेट कैसे लिए जाते हैं? टेंजेंट के परपेंडिकुलर। तो इस डायरेक्शन में जो डिस्टेंसेस ली जाएगी वो कहलाएगी परपेंडिकुलर ऑफसेट। तो उसके लिए जो फॉर्मूला लगेगा वो होगा, इसी का उल्टा कर दिया जाएगा। तो इसमें OX इज इक्वल्स टू हो जाएगा R माइनस अंडर रूट ऑफ R स्क्वेयर माइनस X स्क्वेयर। थोड़ा सा इसमें चेंजेस किए गए हैं। इसके बाद हमारे पास चौथा मेथड आता है बाय ऑफसेट फ्रॉम कोड प्रोड्यूस्ड। इस मेथड में क्या होता है कि बड़े आर्क को छोटे छोटे आर्क में बांट दिया जाता है और उनकी भी छोटी छोटी कोड्स बना ली जाती है, और फिर जो है वो उनसे जो मेथड अपना कर और इसको सेट किया जाता है कर्व को, वो कहलाता है बाय ऑफसेट फ्रॉम कोड प्रोड्यूस। इसके अंदर कोई भी फॉर्मूला हम नहीं पढ़ेंगे। तो ये थे हमारे मेजर 3 मेथड लीनियर के अंदर। अब हम बात करते हैं एंगुलर मेजरमेंट्स की या फिर एंगुलर मेथड की। तो यहाँ पर 3 मेथड आते हैं एंगुलर मेथड में, ठीक है। रैनकाइन मेथड, टू थियोडोलाइट मेथड और टैक्योमेट्रिक मेथड। सबसे पहले बात करते हैं एंगुलर मेथड जो होता है उसके अंदर अगर हायर एक्यूरेसी चाहिए तो उसको काम में लेंगे इस मेथड को, और प्लस इसमें थियोडोलाइट को यूज़ किया जाता है और उसके साथ में या तो चेन या फिर टेप को यूज़ किया जाएगा। मेन इंस्ट्रूमेंट जो होता है इसके अंदर वो होता है थियोडोलाइट, ठीक है। इसके जो 3 मेथड है, पहला मेथड है रैनकाइन मेथड। तो रैनकाइन मेथड को कब यूज़ किया जाता है? जब कर्व की रेडियस बहुत ज़्यादा हो, ठीक है। और इस मेथड का जो प्रिंसिपल है, रैनकाइन के जो मेथड का प्रिंसिपल है वो क्या कहता है? द डिफ्लेक्शन एंगल टू एनी पॉइंट ऑन अ सर्कुलर कर्व इज मेजर्ड बाय 1/2 द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क फ्रॉम PC टू दैट पॉइंट, ठीक है। इस वाले मेथड रूल को, प्रिंसिपल को हमको याद रखना है कि जो सर्कुलर आर्क के किसी भी पॉइंट पर जो डिफ्लेक्शन एंगल होता है उसको कैसे मेजर किया जा सकता है? ये जो वैल्यू होगी वो हाफ होगी, किसकी होगी? तो द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क फ्रॉम PC टू दैट पॉइंट, PC से उस पॉइंट तक जो एंगल मेजर किया गया है उसके आधे के बराबर होगी। तो इसको आपको रट लेना है। फिर इसके बाद जो अगला मेथड आता है वो आता है टू थियोडोलाइट मेथड। इस मेथड में क्या किया जाता है कि 2 थियोडोलाइट यूज़ में किया जाते हैं। एक थियोडोलाइट को कर्व के स्टार्टिंग पॉइंट पर और दूसरे थियोडोलाइट को जो है वो कर्व के एंडिंग पॉइंट पर रखा जाता है। 2 सर्वेयर की ज़रूरत होती है। इसी वजह से ये जो मेथड है वो काफ़ी एक्सपेंसिव है और काफ़ी हायर एक्यूरेसी जब चाहिए होती तब इस 2 थियोडोलाइट मेथड को यूज़ किया जाता है। इस मेथड का जो प्रिंसिपल है वो क्या कहता है कि द एंगल बिटवीन द टेंजेंट एंड द कोड इज़ इक्वल टू द एंगल विच दैट कोड सबटेंड इन द अपोजिट सेगमेंट, ठीक है। और ये जो मेथड होता है वो कब यूज़ किया जाता है? जब ग्राउंड जो होता है वो काफ़ी अनसूटेबल होता है, मतलब कि काफ़ी ऊंचा नीचा उबड़ खाबड़ अनइवन अगर ग्राउंड है तो इस 2 थियोडोलाइट मेथड को हम यूज़ करेंगे। फिर इसके बाद आता है टैक्योमीटर मेथड। तो टैक्योमीटर मेथड की एक एडवांटेज ये होती है कि इस मेथड के अंदर हमको चेनिंग करने की ज़रूरत नहीं होती है। और इस मेथड को कब यूज़ किया जाता है? जब पहाड़ी क्षेत्र है या फिर काफ़ी उबड़ खाबड़ इलाका है तो उस जगह पर टैक्योमीटर को भी यूज़ किया जा सकता है, क्योंकि वहाँ पर हमको चेन बिछाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।